आपका स्वागत है। पहले के जो ऑनलाइन क्लासेस लगी थी उनमें हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा की थी। उसमें मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंगों के कार्यों आदि के बारे में वर्णन किया था तथा बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है और लक्ष्य क्या होते हैं। उसके पश्चात उस पाठ को वही रोक देने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि उसमें शीत युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के बारे में वर्णन था, जो कि आपका शीत युद्ध के बारे में अध्ययन नहीं किया हुआ था। इसलिए सबसे पहले आज इस कक्षा में हम आपकी पहली पुस्तक है शीत उसका जो पहला पार्ट है शीत युद्ध का दौर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। शीत युद्ध का दौर, जैसे कि नाम से ही मन में एक प्रश्न उठता है कि शीत युद्ध आखिर होता क्या है, ये कैसे लड़ा गया होगा। हमने सामान्यतः अन्य युद्धों के बारे में अध्ययन किया है कि किस प्रकार अस्त्र शस्त्रों से युद्ध किया जाता है, किस प्रकार एक देश दूसरे देश पर हार या जीत हासिल करता है। लेकिन यह युद्ध या शीत युद्ध का जो दौर था ये अन्य युद्धों से बिल्कुल भिन्न था और ये किस प्रकार लड़ा गया इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए और लगभग सबको पता भी है कि अब तक विश्व में 2 युद्ध लड़े जा चुके हैं। विश्व स्तर के युद्ध, जिन्हें विश्व युद्धों की संख्या दी जाती है, 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य था। प्रथम विश्व युद्ध में भी काफी नरसंहार और जंग की हानि हुई थी। उस युद्ध के पश्चात विश्व में इस प्रकार की घटना पुनः घटित न हो, इसके लिए राष्ट्र संघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी, जिसका वर्णन मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत किया था। लेकिन वो संगठन उतना कारगर साबित नहीं हुआ या जिस उद्देश्य के लिए उसकी स्थापना की गई थी उस उद्देश्य में वो सफल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उस संगठन की स्थापना विश्व में अन्य युद्ध न हो या दूसरा विश्व युद्ध न हो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना था। अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस युद्ध की स्थिति को रोकना उसका मुख्य उद्देश्य था, लेकिन राष्ट्र संघ इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और उसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में 1939 से 1945 के मध्य हमें देखने को मिलती है। यह विश्व युद्ध शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की जो परिस्थितियां थी वो एकदम से पलट गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 में ही राष्ट्र संघ को पुनर्गठित किया गया और उसकी जगह बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध के दौर में अपनी भूमिका निभाता है उसका वर्णन हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत भी करेंगे और उसका वर्णन हम इस पाठ के अंतर्गत भी करेंगे, लेकिन वो बाद का विषय है। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया था उस विश्व युद्ध के पश्चात उस युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र इन 2 महाशक्तियों के मध्य युद्ध हुआ था। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस ये देश सम्मिलित थे। इन देशों ने मिलकर धुरी राष्ट्र जापान, जर्मनी और इटली इनके विपक्ष में युद्ध लड़ा था, जिसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी और धुरी राष्ट्र उसमें हार गए थे। सबसे पहले यहाँ से प्रश्न उठता है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश सम्मिलित थे और धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे, तो हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, यहां से ही शीत युद्ध का प्रारंभ होता है। अब देखो हुआ क्या है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके पश्चात सोवियत संघ, जिसे हम आज रूस कहते हैं, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हुए। तो जो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनावपूर्ण जो संबंध था उसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। अब देखिए, तनावपूर्ण शत्रुतापूर्ण संबंध है, युद्ध की परिणति नहीं हुई, केवल युद्ध जैसा वातावरण बना है।
ये संभावना हर समय इन राष्ट्रों के मध्य रही कि कहीं युद्ध प्रारंभ न हो जाए। युद्ध प्रारंभ नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध प्रारंभ होने जैसी परिस्थितियां बन रही है। तो दोनों के मध्य जो तनावपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय सोवियत संघ और अमेरिका दो ही ऐसी महाशक्तियां थी जो विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी, और इन दोनों का ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वीटो पावर था, तो वहां भी उनका प्रभाव था। तो विश्व की जब दो महाशक्तियां जिस वातावरण से या जिस माहौल से गुजरेगी, उनके मध्य जिस प्रकार के संबंध स्थापित रहेंगे, उन संबंधों का प्रभाव विश्व के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। अब देखिए कि जब सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य लड़ाई हुई, तनावपूर्ण संबंध स्थापित हुए या शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ, तो इसमें दो प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही थी, एक सोवियत संघ की और एक अमेरिका की। तो सोवियत संघ को इस विचारधारा में साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। तो सबसे पहले शीत युद्ध के बारे में और अध्ययन करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि आखिर पूंजीवाद और साम्यवाद होता क्या है। चूंकि 11वीं कक्षा में ये विषय है, लेकिन पुनः एक बार हम उनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो सबसे पहले साम्यवाद। देखिए साम्यवाद, कार्ल मार्क्स के बारे में अगर हमने यहाँ पर अध्ययन किया हुआ है तो हमें ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। साम्यवाद समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद समाज में उत्पादन और संपत्ति के जो साधन होते हैं उन पर सरकार का या राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। तो ठीक इसी प्रकार साम्यवाद भी इसी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। अब साम्यवाद क्या स्थापित करना चाहता था? साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था जिसमें एक शोषण रहित, वर्ग विहीन और समतामूलक समाज हो। यानी साम्यवाद एक ऐसे समाज या एक ऐसे काल्पनिक समाज की रचना करना चाहता था जो वास्तविक धरातल पर इस प्रकार के समाज की स्थापना होना लगभग एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी अच्छी विचारधारा से प्रभावित था कि एक ऐसे समाज की स्थापना हो जो शोषण रहित हो, वर्ग विहीन हो और समतामूलक है। समाज में जितने भी सदस्य रहते हैं उन सब के साथ समानता पूर्वक व्यवहार हो। निजी संपत्ति का विरोध करता था और राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता था। इस बात का शाब्दिक अर्थ क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहले एक शोषण रहित, वर्ग विहीन और समतामूलक समाज की स्थापना। देखिए कार्ल मार्क्स से प्रभावित ये विचारधारा थी साम्यवाद। कार्ल मार्क्स का कहना था कि समाज में जब संपत्ति के साधनों पर किसी एक वर्ग का आधिपत्य हो जाता है तो समाज में दो प्रकार के वर्ग बन जाते हैं, एक पूंजीवादी वर्ग और दूसरा सामान्य वर्ग या गरीब वर्ग, जिसे उसने सर्वहारा वर्ग की संज्ञा दी थी। कि जैसे जैसे समाज में निजी संपत्ति बढ़ेगी, यानी व्यक्ति उत्पादन और संपत्ति पर अपना निजी अधिकार रखेंगे तो उनके पास क्या होगा? संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। और जब उनके पास संपत्ति बढ़ती चली जाएगी तो समाज का एक वर्ग जो उनके पास श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है, उस एक श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग या गरीब वर्ग की स्थापना होगी। तो अब उससे क्या होगा? जो पूंजीपति वर्ग है वो उसका शोषण करेगा। निश्चित सी बात है कि पूंजीपति उत्पादन में श्रमिकों को भुगतान करने के पश्चात अपना लाभ कमाता है, तो वो उसका अतिरिक्त मूल्य होता है। तो उससे क्या होता है? उस अतिरिक्त मूल्य से पूंजीपति के पास संपत्ति बढ़ती चली जाती है, और जब संपत्ति बढ़ती चली जाएगी तो शोषण निश्चित रूप से समाज में स्थापित होगा। तो साम्यवाद या कार्ल मार्क्स ये चाहता था कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उत्पादन और संपत्ति के जितने भी साधन होते हैं उस पर राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, जिससे क्या होगा? शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। निजी संपत्ति नहीं होगी तो समाज में दो प्रकार के वर्ग नहीं बनेंगे, बल्कि सभी समानतामूलक व्यवहार समाज वातावरण में रहेंगे, जिससे वर्ग विहीन समाज स्थापित होगा। इस विचारधारा का समर्थन सोवियत संघ रूस कर रहा था। इसके ठीक विपरीत
अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहे थे।